Hello students, I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss about the rate law, right? It's a very important topic related to our chapter chemical kinetic, right? Now, what is rate law? Yesterday we discussed about that factors affecting a rate of reaction, right? उसमें जो एक टर्म थी कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, तब हमने बात की थी कि कॉन्सेंट्रेशन पे रेट कैसे डिपेंड करता है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। हमने वहां पे देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR, सही है। अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन की जगह क्या लिखूंगी, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, which is directly proportional to concentration of reactant, सही है। ये बात हमने कल पढ़ी थी वहां पे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, सही है। और साथ में वहां ये भी लिखा था जो कॉन्सेंट्रेशन पावर एन, राइट। और वो मैंने लिखा था कि वो पावर एन क्या है हमारे लिए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये जो रेट है वो इसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है, उसके लिए सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बात की। फर्स्ट थे गुलबर्ग एंड सेकेंड, राइट। उन्होंने क्या बताया कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है A प्लस B, इट गिव्स प्रोडक्ट, सही है। हमारे पास कोई एक रिएक्शन है A प्लस B फॉर्म प्रोडक्ट, सही है। ये जो स्मॉल है वो A कैपिटल A का क्या है, कोएफिशिएंट है, और स्मॉल b है वो कैपिटल B का कोएफिशिएंट है, सही है। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि अगर इस रिएक्शन के लिए हमें क्या करना हो, रेट फाइंड आउट करना हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और उसका जो कोएफिशिएंट है वो कहाँ चला जाएगा, पावर में, सही है। वो कहाँ चला जाएगा, पावर में। अगर बी के कंपेयर में हमें रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना हो तो क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा बी है और उसका कोएफिशिएंट बी, तो वहां पावर में चला जाएगा, सही है। तो हमारा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा फॉर रिएक्शन, इट्स प्रोपोर्शनल टू ए पावर ए एंड बी पावर बी, सही है। अब यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शन की साइन को रिमूव करेंगे तो कोई एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, जो कि हम करेंगे के, तो ए पावर ए बी पावर बी, ऐसा हो जाता है। ऐसा किसने बोला, तो जो दो साइंटिस्ट थे गुलबर्ग एंड वाग, उन्होंने बोला कि अगर कोई रिएक्शन है तो वो कैसे रेट पे डिपेंड करती है, तो उसका जो भी कोएफिशिएंट है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन के क्या चला जाएगा, पावर में। और इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन जो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये डिटरमाइन किया गया, तो कुछ ही ऐसी रिएक्शन थी जो इस लॉ को फॉलो कर रही थी, सही है, जो इस लॉ को फॉलो कर रही थी। बाकी की जो सारी रिएक्शन थी तो वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रही थी, सही है। अगर यहाँ पे बोला जाए, अगर फिर से हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, हमारे पास कोई रिएक्शन है 2A प्लस B, इट गिव्स प्रोडक्ट, सही है। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या होता है कि जो A है उसकी पावर 2 होनी चाहिए, B है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, सही है। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया तो यहाँ पे ये देखा गया कि इफ वी डबल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, concentration of A equal to double, then the rate of reaction will be double, सही है। क्या देखा गया कि जब हमने concentration of A को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हुई, डबल हुई। जब हमने concentration of B को क्या किया, डबल किया, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गई, 4 टाइम इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, 4 टाइम इंक्रीज हो गई। मतलब इसके कोएफिशिएंट के जैसे तो वो नहीं हुआ,
सही है, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने डबल किया तो वो डबल हो रही है हमारे पास। इसके लिए इक्वेशन लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन, सही है, इस प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे ए को डबल किया तो वो डबल हो रही है, मतलब जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है उसका पावर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे 2a है हमारे पास, तो उसका पावर 1 करेंगे तभी ये क्या होगा, डबल होगा। तो अगर हमने ए को डबल कर दिया तो उसका पावर कितना आ जाएगा 1, जबकि उसका कोएफिशिएंट तो कितना है हमारे पास, b है, सही है। अगर हमने पहले मतलब कॉन्सेंट्रेशन डबल की, उसकी बात कर रही हूँ, ओके, अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन बी की डबल कर दी, सही है, मतलब 2b कर दिया, पहले बी था उसका डबल किया ना, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन पहले सपोज ए जितनी हो उसे डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुआ, मतलब उसका पावर 1 होना चाहिए तभी वो डबल होगा रेट। अगर हमने बी को डबल किया मतलब 2b कर दिया, पहले बी था उसे कितना कर दिया हमने 2b, ये कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, सही है, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 4 टाइम, मतलब यहाँ पे जो है हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, सही है, तभी क्या होगा 2 2 जा 4, मतलब 4b आएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है 4 टाइम हो रहा है, सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो हमारा मेन इक्वेशन है उसमें तो a का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे b का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ a की पावर में 2 आना चाहिए था, b की पावर में 1 आना चाहिए था, किसके अकॉर्डिंग, तो जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये वैल्यू कहाँ से हमने पाई है, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक्सपेरिमेंट थ्रू तो जो भी होगा सच ही होगा, सही है। थियोरी में शायद हमारी कोई फॉल्ट हो सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिकली वर्क करे उसमें थोड़ी ना होगी कोई एरर। तो यही है कि यहाँ पे अगर देखा गया तो वो ये जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो नहीं कर रही थी, सही है। तो फिर उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई भी रिएक्शन है तो उसका जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड तो करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका जो कोएफिशिएंट हो उसके अकॉर्डिंग ही वो उस पर डिपेंड करे, सही है। तो वो डिपेंड करता है सपोज x की पावर के अकॉर्डिंग, और b है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है y के पावर के अकॉर्डिंग। और ये जो x और y है हमारे, x और y, वो हम ओनली एंड ओनली बाय एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है। एक्सपेरिमेंटल ही हम उसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, किसे, एक्स एंड वाई, सही है। तो ये जो एक्स एंड वाई है वो क्या है, तो एक्स रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वो क्या हो जाएगा x, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b, तो वो हो जाएगा y, के x की पावर जितनी लोगे उसके रिस्पेक्ट में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। अगर b के लिए बात करो तो y जितनी पावर आएगी उसके रिस्पेक्ट में हमारा क्या हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। अगर हमने क्या किया, x प्लस वाई किया, क्या किया, x प्लस वाई, तो उसे हम बोलते हैं n, उसे क्या बोलते हैं n, और वो जो n है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि अगर हम a के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज होता है उसकी बात करें, b के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज होता है उसकी बात करें, और उन दोनों को मिला ले, मतलब a और b दोनों को मिला के रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज हो रहा है उसकी बात करें, तो x प्लस वाई करे तो वो क्या हो जाता है हमारा n, और n को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है। और जो ये n है, n कैन बी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड फ्रैक्शनल, सही है। जो n है उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शन नंबर भी हो सकता है। मतलब n कोई भी हमारा इंटीजर और फ्रैक्शनल हो सकता है, सही है। मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ किसी किसी के लिए ही क्या हुई, तो एप्लीकेबल हुई, सही है।
उसमें क्या बोला गया था कि जो यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट है वो ही उसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर में चला जाएगा। लेकिन अगर हमने प्रैक्टिकली देखा तो क्या हमने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऐसा नहीं है कि जो उसका कोएफिशिएंट है वही पावर में जाए। ऐसा भी हो सकता है कि यानी हमारा यहाँ पे ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल करे तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। सही है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को डबल करें तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज भी ना आए। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन में हमारे जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिपेंड करती है वो सिर्फ और सिर्फ हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता कर सकते हैं। किसी भी थियोरी के थ्रू हम ये नहीं पता कर सकते कि ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा, बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने या घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा। वो सिर्फ किसके थ्रू मेजर की जाती है, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही मेजर की जा सकती है। सही है। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, द मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन और इट्स ऑल्सो नोन एज अ रेट इक्वेशन। राइट, क्या है, तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है किसके बीच का, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके बीच और जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के बीच का अगर हम मैथमेटिकल रिलेशन बताए दिखाए तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन। सही है। तो जो हमारा रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के n पावर से डिपेंड करता है और ये n हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ही इसे सिर्फ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम प्रोपोर्शन की साइन रिमूव करें तो हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा जो कि हमने किया है k, और k इज नोन एज रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक कांस्टेंट। एक के ही है, इसको आप रेट कांस्टेंट के तरह से भी जान सकते हो, वेलोसिटी कांस्टेंट की तरह भी जान सकते हो और उसका नाम है स्पेसिफिक कांस्टेंट भी। हम ज्यादा इस रिएक्शन में चैप्टर में रेट कांस्टेंट यूज करेंगे फॉर के। और ये जो n है हमारा वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सही है। वो 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। सही है। अगर हमारे पास 2 रिएक्टेंट है तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू k इंटू a पावर x इंटू b पावर y। मतलब a की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाते हैं घटाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन में जो चेंज आएगा वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। वो और हमने बात की कि वो सिर्फ प्रैक्टिकल ही मेजर किया जाता है। और ये n जो है वो क्या है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन है। x क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू a। तो ये x क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a, और y जो है वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b, और जो n है वो क्या है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ओवरऑल रिएक्शन। सही है। तो बात समझ में आई। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो रिलेशनशिप है किसके बीच में, हमारी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच का जो रिलेशन है उसी को क्या बोलते हैं, रेट लॉ। आई बात समझ में। तो रेट लॉ क्या है, कुछ नहीं है, हमारा रेट रिएक्शन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के बीच का एक रिलेशन है। लेकिन वो जो रिलेशन है वो कौन सा आएगा, वो सिर्फ हम प्रैक्टिकल के थ्रू ही मेजर कर सकते हैं। मतलब कि आप इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे वहां जो भी वैल्यू दी गई है आपको वो सारी बाय द प्रैक्टिकल ही मेजर की गई है, कोई भी वैल्यू थियोरिटिकल नहीं है। सही है। अब यहाँ पे आपको जो k है उसके बारे में स्टडी करना है, रेट कांस्टेंट। क्या अगर रेट कांस्टेंट k है तो उसका यूनिट क्या होगा। सही है। उसकी बात करनी है हमें। n की तो हमने बात कर ली कि वो क्या है, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो आपको यहाँ से जो n इक्वल टू 0 के लिए 0 ऑर्डर रिएक्शन भी स्टडी करनी है, 0 ऑर्डर रिएक्शन। राइट। देन n इज इक्वल टू 1 के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टडी करनी है और n इज इक्वल टू 2 के लिए हमें इस चैप्टर में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी फाइंड आउट करनी है। अब ये जो हमने बोला कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही सारे
डेटा कलेक्ट होते हैं, तो आप कैसे कैलकुलेशन करोगे? तो आपको जो रिएक्शन में अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपको दी गई है और आपको फाइंड आउट करना हो कि एन क्या है, तो वो एन आप इजीली भी, ये जो आप आर का यूनिट देखोगे उसके ऊपर से भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जो हमारी रिएक्शन है वो 0 ऑर्डर होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी, सेकंड ऑर्डर होगी, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है वो आप इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, और बाय द ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप उसका यूनिट भी लिख सकते हैं। वो अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं हम यूनिट ऑफ के की। सही है, जैसे कि हमने रेट लॉ देख लिया, क्या बोलता है रेट लॉ के अकॉर्डिंग होता है जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है इक्वल टू के इंटू ए पावर एक्स इंटू बी पावर वाई। ये दोनों क्या है हमारा, तो कॉन्स्टेंट रिएक्टेंट है सपोज। ओके, आप डायरेक्ट ये इक्वेशन के लिए भी वही फॉर्मूला यूज करके डिराइव कर सकते हो के का सी की पावर एन से। ये हमारा रिएक्टेंट है, उसकी पावर एन है, क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस वाई भी क्या हो जाएगा एन। अब क्या करना है हमें, तो के का यूनिट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम के को सब्जेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय ए पावर एक्स बी पावर वाई। सही है, अब हमने हमारे अगले लेक्चर में स्टडी किया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका यूनिट क्या आता है, तो मोल पर लीटर। सही है, और साथ में क्या था, टाइम इनवर्स। सही है, ये मैंने अलग से लिखा है, आप यहाँ पे मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स भी लिख सकते हो, लेकिन हमें इसकी जरूरत है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ पे ए की कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब ये भी वन टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसे हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर और उसका पावर एक्स। सही है, यहाँ बी की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, मतलब यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि मोल पर लीटर पावर वाई। सही है, ये दोनों का बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग है, तो आप एक्सपोनेंट को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, तो हो जाएगा मोल पर लीटर और डिवीजन में मोल पर लीटर पावर एक्स प्लस वाई। और आगे ही हमने अभी बात की जो एक्स प्लस वाई है वो किसके इक्वल टू होता है, एन के इक्वल टू, और यहाँ पे है टाइम इनवर्स। सही है, तो हो जाएगा मोल पर लीटर और यहाँ पे आ जाएगा मोल पर लीटर पावर एन। सही है, और यहाँ पे है टाइम इनवर्स। चलो, यहाँ पे भी मोल पर इनवर्स है, यहाँ पे भी मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर दोनों है। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब हम पावर 1 कंसीडर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मोल पर लीटर रेज टू 1 माइनस एन, क्योंकि एन यहाँ है, ऊपर जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा, और टाइम इनवर्स। सही है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। ये किसके लिए आई, तो यूनिट ऑफ के हो गया। सही है, यहाँ के का यूनिट ही हम डिराइव कर रहे थे, तो के का यूनिट क्या आ गया हमारा, तो वो हो जाएगा मोल पर लीटर पावर 1 माइनस एक्स टाइम इनवर्स। सही है, अब उसके अकॉर्डिंग बात करें, जब हम जीरो ऑर्डर की बात करें, सही है, किसकी बात करें हम, जीरो ऑर्डर, तो n इज इक्वल टू 0, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। सही है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आप इस इक्वेशन में k की वैल्यू रिप्लेस करोगे। k इक्वल टू क्या है, k का यूनिट क्या है, तो मोल पर लीटर 1 माइनस एन और टाइम इनवर्स। सही है, टाइम हमने पहले ही बोला था, टाइम सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर में हो सकता है, ईयर में हो सकता है। सही है, मंथ में हो सकता है, आप किसी भी यूनिट में टाइम को ले सकते हो। अब यहाँ पे n इक्वल टू 0 लिया है, तो यहाँ पे आप 0 रिप्लेस करोगे तो हो जाएगा मोल पर लीटर 1 माइनस 0 टाइम इनवर्स। सही है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, मोल, यहाँ पे पावर 1 आ गया, मतलब मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। सही है, मतलब आपका यूनिट हो गया मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। सही है, आपको अगर जीरो ऑर्डर के लिए के का यूनिट फाइंड आउट करने को बोले तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, या तो फिर आपको के का यूनिट दिया गया हो और उस पे से आपको क्या फाइंड आउट करना हो, एन फाइंड आउट करना हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी हो, वो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सही है, वैसे ये हम सेकंड ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहले देखते हैं। एन इज इक्वल टू 1, मतलब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके लिए
के की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 करोगे मतलब 0 हो जाएगा। और 0 मतलब ये किसी भी टर्म का 0 पावर मतलब क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पे के का यूनिट आ जाएगा टाइम इनवर्स। मतलब आपको अगर दिया गया हो किसी भी रिएक्शन में के इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, या तो फिर आपको दिया गया हो मिनट इनवर्स, या फिर दिया गया हो आवर इनवर्स, या फिर ईयर इनवर्स, ऐसा कुछ भी दिया गया हो, तो आप तुरंत से बता सकते हो कि के का यूनिट अगर ऐसा है तो ये वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सही है। अगर आप n इज इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड ऑर्डर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू हमारा यहाँ हो जाएगा, आप रिप्लेस करो हमारी मेन फॉर्मूला में n माइनस 2 तो -1 आ जाएगा। मतलब आपके पास हो जाएगा मोल पर लीटर पावर -1 और टाइम इनवर्स। सही है। तो आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम दूसरा भी देख लेते हैं कि अगर आपको के का यूनिट दिया गया हो तो आप उसमें से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, क्या लिया है, इफ के इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ लीटर स्क्वायर मोल -2 पावर सेकेंड इनवर्स फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमें के का एक वैल्यू और साथ में उसका यूनिट दिया गया है और हमें उस पे से क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास जो के है उसकी इसके के की यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एल स्क्वायर मतलब लीटर इनवर्स लीटर स्क्वायर मोल -2 एंड सेकेंड इनवर्स। सही है। उसे हमें किसके साथ कंपेयर करना है, हमारे मेन फॉर्मूला जो कि है मोल पर लीटर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स। सही है। तो यहाँ पे मोल पे लीटर है तो हम भी इसे भी किस पे लिख देते हैं, मोल पे लीटर के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। सही है। अब लीटर की पावर 2 थी और मोल की पावर -2 है, अगर हम यहाँ पे -2 लिखते तो ये हो जाएगा। सही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो वो +2 हो जाएगा। और साथ में है सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू मोल लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अगर आप यहाँ पे देखो तो सेकेंड इनवर्स दोनों में है, क्योंकि यहाँ पे टाइम इनवर्स था, अगर सेकंड है तो मैंने सेकंड इनवर्स लिख लिया है। सही है। तो मतलब ये सेकंड कन्वर्ट हो जाएगा और कैंसल आउट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बेस है मोल पर लीटर, यहाँ पे भी बेस है मोल पर लीटर, मतलब दोनों बेस सेम है। अगर जो हमारा बेस सेम हो तो हम एक्सपोनेंट को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 1 माइनस n। देयरफॉर अगर हम n हमें फाइंड आउट करना है, n ही तो है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो n इधर आएगा, -2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 1 + 2 मीन्स n इक्वल टू 3। सही है। तो ऐसे आप जो भी के की वैल्यू दी गई हो उसमें से आप क्या कर सकते हो, हमारी मेन के की यूनिट के साथ उसे क्या करो, कंपेयर करो। यहाँ पे आपको ये टाइम तो कैंसल ही हो जाएगा हर बार। सही है। और साथ में क्या रह जाएगा, तो आपका जो ये मोल पर लीटर है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ भी मोल पे लीटर आ जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हो, पावर को जो हमारा एक्सपोनेंट है पावर है उसे कंपेयर कर दो तो आप इजीली n फाइंड आउट कर सकते हो। और जो भी n आएगा वही हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। सही है, बात समझ में आई। तो आप बाय द हेल्प ऑफ के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, या तो फिर बाय द हेल्प ऑफ एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द यूनिट ऑफ के। सही है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। सही है। अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, अगर रेट कांस्टेंट डिक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सही है। नाउ सेकंड थिंग इज वैल्यू ऑफ के इज डिफाइनाइट फॉर द रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। कि कोई एक रिएक्शन है उसके लिए के की जो वैल्यू है वो क्या है, फिक्स है, लेकिन कब तक, जब तक टेम्परेचर फिक्स है। अगर वी विल चेंज द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के विल ऑल्सो चेंज। सही है। यूनिट ऑफ के विल नॉट चेंज फॉर द रिएक्शन बट the value of k will be changed, right? Then
वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर हमारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डिपेंड नहीं करती है, लेकिन अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, मतलब टेम्परेचर जैसे वो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हमने देख लिया कि जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ जीरो ऑर्डर के लिए के का यूनिट डिफरेंट है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का यूनिट डिफरेंट है, सही है। मीन्स यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज होगी जो के है उसका यूनिट भी चेंज होगा। प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ के। सही है कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कैटालिस्ट की प्रेजेंस में भी चेंज होती है। अगर हम कैटालिस्ट नहीं यूज कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंस होगी के की वैल्यू, अगर कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं तो के की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सही है, पहले बात की हमने रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की, अब बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। सही है, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। पहले ही हमने बात कर ली इसके बारे में कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है, हम उसे थियोरेटिकल फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो उसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसके थ्रू हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। जैसे हमने बात की ना कि अगर 2a + b है, अब प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है, तो हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ हमारा क्या है ऑर्डर n = 2 + 1, क्योंकि एक्सपोनेंट उसका कोएफिशिएंट क्या है 2 and 1 तो 3 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब कि ये जो हमारी n की वैल्यू है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रिलेटेड नहीं है। ओके, n इज नॉट रिलेटेड विद स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सही है, वो डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी अ 0, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल, राइट, एंड इट कैन चेंज लाइक अ कंडीशन इन टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। अगर हम टेम्परेचर में चेंज करें, प्रेशर में या ऐसी कोई चीज में डिफरेंस करते हैं तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है मे बी इट कैन बी चेंज, वो चेंज भी हो सकता है। सही है, तो हमारा रेट लॉ के बारे में हमने स्टडी कर ली है। होप यू अंडरस्टैंड रेट लॉ एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट रिलेटेड टू के। आप यूनिट से के यूनिट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आप के का यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और रेट लॉ क्या है, कैसे फाइंड आउट होता है, सबके बारे में हमने डिस्कस किया है। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, फिर भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हो। ओके, थैंक यू।